हेलो गाइस, दिस इज बादल सरकार सर और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर। अब आज हम लोगों का नेक्स्ट सेशन है द हिंदू वोकैब का। और वोकैब का यूज आप जानते हैं डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा चाहते हैं, गुड स्पीकर बनना, नेटिव स्पीकर बनना, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसमें वोकैब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बोलना चाहते हैं, आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज है, बट दिक्कत कहां आती है, डिफिकल्टी कहां होता है? तो मेरे पास वोकैब का कमांड नहीं है। और वोकैब का कमांड याद करने से नहीं होगा। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, जिस तरीके से मैं लेके चलूंगा, आप उन वोकैब को पर डे यूज करो। मैंने बार बार कहा है, यू शुड ट्राई टू यूज दोज वोकैब इन योर डेली लाइफ्स। अदरवाइज आपको वोकैब याद होंगे तो, लेकिन फिर कुछ समय बाद आप भूल जाने वाले। क्लियर है? तो रिपीट कीजिए, बार बार मैक्सिमम यूज कीजिए, मेरे साथ कीजिए। पीछे जो मैंने वीडियो बनाए हैं उस सेशंस को जाके देखिए, अभी बना रहा हूं और आगे चलते चलेगा। आज संडे के द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने ये वोकैब को कलेक्ट करा है और कायदे से ये बेसिक लेवल है। अपन को 3 लेवल जाना है। बेसिक लेवल, अभी मॉडरेट में जाएंगे और इसके बाद हाई लेवल में जाएंगे। क्लियर है? तो आओ हम लोग वोकैब से फेमिलियर होते हैं, जानते हैं, रूबरू होते हैं कौन सा वोकैब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, वर्ड है हमारा आज का फर्स्ट वोकैब है केओस। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से रखेंगे, केओस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है और हिंदी मीनिंग जान लो, लेकिन एग्जामिनेशन और आपके डेली लाइफ में जब आओगे, आप प्रोफेशनल होगे, तो उस समय इंग्लिश टू इंग्लिश ही चीजों को समझना भी है, लिखना भी है, पढ़ना भी है। हिंदी मीनिंग अव्यवस्था या अराजकता है। एक वर्ड में समझ तो गए, अव्यवस्था या अराजकता, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है समझो। मैंने कहा अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ ऑर्डर। मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसे अवस्था की बात की जा रही है जहां पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जैसे एक गाना था ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। 3 इडियट्स में एक गाना था। तो वही कंप्लीट कंफ्यूजन जहां हो जाए वो केओस है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो क्या है इसका मीनिंग? एंड लैक ऑफ ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर, व्यवस्था की कमी हो जाए। वो व्यवस्था किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे कानून की व्यवस्था हो, आपके घर का व्यवस्था हो, उसमें कमी आ जाने के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज केओस। और इसे एग्जाम्पल पे देखते हैं क्या है एग्जाम्पल की बात करें, हेवी स्नो हैज काज्ड टोटल केओस ऑन द रोड्स। बहुत भारी बर्फबारी, हेवी स्नो की बात की गई है। ये कारण बन गया किस चीज का? टोटल केओस, पूरी तरह से अव्यवस्था हो गया, व्यवस्था गड़बड़ा गया। कहां? तो सड़कों पर। बात समझ में आ गया? तो ये तो बर्फ के कारण हुआ। लेकिन जब मान लीजिए आपके अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था आ जाए, बात समझ रहे, आपके घरेलू चीजों में अव्यवस्था आ जाए, तो ऐसे चीजों के लिए हम कुछ यूज करते हैं, दैट इज कॉलिकेशन ना। देखो यहां पे कॉलिकेशन में क्या लिखा है, मैंने कहा इकोनॉमिक केओस। इकोनॉमिक केओस का मतलब क्या? इकोनॉमी से रिलेटेड अव्यवस्था और अराजकता। पॉलिटिकल, राजनीतिक अव्यवस्था हो जाए, उसके लिए हम इकोनॉमिक की जगह पे पॉलिटिकल केओस का यूज कर सकते हैं। और घरेलू अव्यवस्था तो डोमेस्टिक केओस, इंटरनेशनल केओस भी हो सकता है। तो ये सारे वोकैब वर्ड जो हैं हमेशा सिमिलर और एक साथ यूज होने वाले हैं, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक केओस। और आपकी एग्जामिनेशन में ना इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर कहां? फिल इन द ब्लैंक्स में दिया रहेगा, क्लोज टेस्ट में दिया रहेगा, यहां तक कि कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दिया रहता है, जिसको हम लोग बैंकिंग में फ्रेज रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? तो फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया हमारा। नाउ मूव ऑन द वर्ड नंबर सेकंड, थ्रॉन्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केओस की बात करें ना तो अभी पिछले 5 से 10 सालों में बहुत बार पूछा गया है। उसी तरीके से ये थ्रॉन्ग पिछले 2-3 साल में बड़ा फेमस हुआ। आपके एग्जामिनेशंस में, एसएससी, बैंकिंग में तो पूछा ही जाता है और डेली लाइफ में तो यूज हो गई यार। तो मैंने कहा थ्रॉन्ग है, तो थ्रॉन्ग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? आप बोलोगे सर यहां लिखा है कायदे से ये वर्ब है। हिंदी मीनिंग जान ले। हिंदी मीनिंग की जब बात करें तो नॉर्मली भीड़ लगाना, चलो समझ में आता है, भीड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। डेफिनेशन एक बार अपन को देखना है। मैंने कहा टू गो समवेयर और बी प्रेजेंट समवेयर इन लार्ज नंबर्स। कायदे से यहां पे ये समझ में आया कि किसी भी जगह जाने की बात की जा रही है, या बी प्रेजेंट समवेयर, किसी जगह उपस्थित होने की बात की जा रही, लेकिन 2-4 की बात नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में। तो यहां पे आप देखेंगे लार्ज नंबर्स की बात की गई। मतलब किसी भी जगह पे ज्यादा संख्या में उपस्थित होने की अगर बात की जाए तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? थ्रॉन्ग होगा। जैसे मान लीजिए कि आप जब मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर में वो भीड़ लगी होती है,
वो भीड़ कैसा है, आपने जब वो भीड़ लगाया तो उसके लिए हम throng का यूज करेंगे। आप किसी ऐसे जगह पे जाते हो जहां पे कोई फेयर मेला लगा है, वहां पे जो भीड़ लगती है, उसके भीड़ लगने के लिए जो वर्ड होगा वो कौन सा हो जाएगा, throng हो जाएगा। जैसे अभी सिचुएशन ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जो जो अनएम्प्लॉयड है या फिर जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, उनके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए सरकार दे रही है, और ये 2-2 हजार रुपए आपको 2 दिन के विद इन 2 डेज में आपको वहां से विड्रॉ करना है। देखो क्या हो जाएगा, throng हो जाएगा, मतलब भीड़ लग जाएगा। बात समझ में आ गया ना। और इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। द चिल्ड्रेन thronged into the hall। बच्चे लोग जो थे उन्होंने क्या लगाया, पूरा भीड़ लगाया। कहां लगाया, हॉल में। तो इस बात को याद रखिएगा, यहां पे प्रेपोजिशन आया into, और आपको पता है into का यूज करते इनक्लोज्ड स्पेस के लिए, घिरे हुए क्षेत्र के लिए, अंदर के सेंस में। क्लियर हो गया ये। आओ आते हैं हम लोग वर्ड नंबर 3, दैट इज स्क्रैम्बल। अरे भाई साहब मत पूछो, ये भी तुम्हारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी, बार बार पूछे जाने वाला कौन सा वर्ड, स्क्रैम्बल। क्या मैंने बोला, स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब है संघर्ष या हाथापाई। देखो एक स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि अपने हाथ और पैरों के सहारे कहीं चलना, भागना, दौड़ना, किसी भी हाथ पैर दोनों का यूज करके करते हैं ना, तो वो स्क्रैम्बल होता है। लेकिन अभी जो आपका न्यूज चल रहा है और न्यूज़पेपर में स्क्रैम्बल का जो मीनिंग है, ये सेकंड मीनिंग है जो कि यूज किया गया है आपके न्यूज़पेपर में। एक ही वर्ड के मोर देन वन मीनिंग होते हैं ना, होते हैं कि नहीं। तो ये सेकंड मीनिंग क्या है, इसे देखते हैं। टू पुश, देखो यहां पे मैंने कहा टू पुश, फाइट और कंपीट विथ अदर्स, मतलब किसी को धक्का देना, किसी से फाइट करना या किसी से कंपीट करना दूसरों से, इन ऑर्डर टू गेट और टू रीच समथिंग, मतलब कुछ पाने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए जब आप संघर्ष करते हैं तो उस केस में जो वर्ड यूज होगा वो स्क्रैम्बल होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी धार्मिक प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, और जैसे मान लो कि बाबा धाम चले गए या फिर मक्का मदीना चले गए या फिर पटना साहिब, जैसे पटना में है, गुरुद्वारा चले गए, चर्च चले गए, जहां भीड़ बहुत होता है। तो बाबा धाम का क्या सीन होता है कि जब वहां जल चढ़ाना होता है तो उस भीड़ में आप पूरा संघर्ष करते हैं, अपने हाथ पैर हाथापाई करना पड़े या फिर निकल के वहां से जाना हो, कुछ भी हो, आपको वहां पहुंचना है। तो वो जो आपने एक्टिविटी किया, दैट इज व्हाट, स्क्रैम्बल। क्लियर हो गया, इससे याद रहेगा ना। चलो आ जाओ, हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। लिखा क्या गया है, द ऑडियंस स्क्रैम्बल्ड फॉर द एग्जिट, मतलब कि जो ऑडियंस है वो क्या हुई, संघर्ष की या हाथापाई किया उन्होंने फॉर द एग्जिट, एग्जिट पे जाने के लिए, मतलब कि निकास द्वार के लिए। जैसे आपको याद होगा कि आप जब मूवी देखते हैं और जैसे ही मूवी खत्म होने वाला होता है, मैक्सिमम लोग एक बारी जल्दी से कोशिश करते हैं कि मैं पहले निकल जाऊं, मैं पहले निकल जाऊं, मेरा बाइक पहले निकले, मेरा हेलमेट पहले मिले। तो वो जो आप संघर्ष कर रहे हैं ना, वही क्या है, स्क्रैम्बल्ड है। तो हमने 3 वर्ड्स यहां पे देखा। अब जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड आपके सामने आ रहा है। क्लियर है, हमारा क्या है, स्टिक टू। जैसे ही मैंने कहा स्टिक टू, तो स्टिक टू अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होता है मेरे दोस्तों, और इसका मीनिंग क्या होता है, लगे रहना, लगे रहो मुन्ना भाई, स्टिक टू मुन्ना भाई। अब देखो इसका यूज पेपर में भी किया। जनरली स्टिक का मतलब किसी भी चीज में सटे रहना, चिपकना। क्लियर है, वही बात है, मतलब लगे रहना। जैसे मैंने कहा इसका डेफिनेशन क्या है, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के बावजूद भी कोई काम अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टिक टू का यूज करते हैं। क्लियर है, और इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। ही प्रॉमिस्ड अस टू हेल्प अस, उसने हमें प्रॉमिस किया क्या करने की, मदद करने की। एंड ही स्टिक टू, एंड ही स्टक टू हिज वर्ड, और उसने अपने प्रॉमिस को क्या किया, पूरा किया। तो यहां पे स्टिक का जो है ये पास्ट फॉर्म यूज हुआ। स्टक मत समझना, स्टक का मतलब फंस जाना होता है, वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं उसको, तो वो नहीं, यहां पे ये वर्ब, फ्रेजल वर्ब की तरह हुआ। ही स्टक टू हिज वर्ड, जो उसने वर्ड दिया था, प्रॉमिस किया था, उसको उसने क्या किया, पूरा किया। क्लियर है ना। और जो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट है बराज। बराज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने इसे स्टार कर रखा है। मतलब क्या कि आपके एग्जामिनेशन में 2017-18 का क्वेश्चन पेपर जाके देखो, वहां तुम्हें ये मिल जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। क्लियर है ना, यहां तक मैंने कहा बराज ऑफ समथिंग, बराज के साथ प्रेपोजिशन, बैरेज नहीं, बराज के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। हिंदी मीनिंग प्रश्नों की बौछार, लेकिन ये तो इसका सेकंड मीनिंग है।
बराज का जो फर्स्ट मीनिंग होता है लगातार गोलियों की बौछार करना, लगातार गन्स चलाना, और किसके लिए? अपने मिलिट्री और सेनाओं को बचाने के लिए, तो वो यूज होता है बराज। क्लियर है? लेकिन हमारे पेपर में, आज के हिंदू पेपर में दिया हुआ था द हिंदू में, बराज का यूज, लेकिन वो मिनिस्टर के लिए है। मिनिस्टर से गोलियों की बौछार या प्रश्नों की बौछार? एकदम सही आपने कहा। आओ इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। द मिनिस्टर ने फेस किया अ बैराज ऑफ क्वेश्चंस, मतलब प्रश्नों का क्या? बौछार का फेस किया। फ्रॉम रिपोर्टर्स, किन से? रिपोर्टर्स। अगर आप मान लो मैं मिनिस्टर हूं और मेरे सामने रिपोर्टर्स आए और लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस की बौछार के लिए हम क्या यूज करेंगे? अ बैराज ऑफ क्वेश्चंस। कुछ भी भूल जाओ, कॉलिकेशन नहीं भूलना। तो यहां पे बैराज ऑफ क्वेश्चंस, बैराज ऑफ क्रिटिसिज्म्स, बराज ऑफ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट समझते हो ना? मान लो तुमने कुछ ऐसा काम कर दिया कि पूरे सोसाइटी के लोग आ गए, मोहल्ले के लोग आ गए और बोल रहे भैया आपका बेटा तो कमाल का है, जिसको मन करता है परेशान कर देता है। शर्मा जी बोल रहे, दुबे जी बोल रहे, चौबे जी बोल रहे, मेहता जी बोल रहे, सब लोग बोल रहे। तो वो जो कंप्लेंट्स की बौछार हो गई ना, वो अ बराज ऑफ कंप्लेंट्स हो गया। क्लियर है ना? नाउ मूव ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन, एग्जेम्प्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। एग्जेम्प्ट का यूज हम वर्ब की तरह भी करते हैं, एग्जेम्प्ट का यूज हम एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। क्लियर है ना? समझो क्या है इसका मीनिंग। किसी बाध्यता से मुक्त करना या किसी बाध्यता से मुक्त करना आ गया तो वर्ब, मुक्त हो गया तो एडजेक्टिव। मतलब किसी चीज पे कोई कंडीशन लगा हुआ है, उस कंडीशन को आपने क्या कर दिया? हटा दिया। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एग्जेम्प्ट का यूज करेंगे। आओ ना इसका डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है to give or get somebody's official permission not to do something or not to pay something। अब समझो क्या है, किसी को मिलता है या आप देते हैं somebody को, ऑफिशियल परमिशन दिया जाता है। कैसा परमिशन दिया जाता है? ऑफिशियल परमिशन होता है, ऑफिशियल एक आदेश दिया जाता है। नॉट टू डू समथिंग, कोई काम नहीं करने के लिए, और नॉट टू पे समथिंग, और कुछ भी भुगतान नहीं करने के लिए। पता है क्या? जो काम आप पहले से कर रहे थे उसको रोकने के लिए, या फिर जो भुगतान या पेमेंट आप कर रहे थे उसको रोकने के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर है ना? आओ ना इसे एग्जाम्पल पे देखते हैं। इन 1995 charities were exempted from paying the tax। 1995 में जो भी चैरिटी की बात की जाती है, जो चैरिटी आता है, मिलता है, ठीक है, उन चैरिटीज को क्या कर दिया गया था? इस बाध्यता से अलग कर दिया गया था। किस चीज के? फ्रॉम पेइंग द टैक्स। मतलब चैरिटी के नाम पे अगर पैसे आते हैं तो 1995 में इसे इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया कि आपको उसके लिए टैक्स देना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आज हमारे सामने ये 6 वोकैब थे। इसको बार बार डेली रिपीट कीजिए, यूज कीजिए और बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार बोलता हूं, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, वो मेरे लिए एप्रिसिएशन का काम करेगा और मैं आपके लिए काम करते चलूंगा। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल पे, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट हिंदू एडिटोरियल के वोकैब को लेके आएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।